अभी हम लोग पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी मतलब हिंदी में गुप्त वंश। देखिए, इसके संस्थापक माने जाते हैं श्री गुप्त। कौन माने जाते हैं? श्री गुप्त। ठीक है, इसका शासनकाल 240 से 275 एडी के बीच माना जाता है। ठीक है, श्री गुप्त हुए इसके संस्थापक। एक और बता दें कि हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि ये लोग कुषाण के सामंत थे। इसको आप लोग लिख लीजिए कि दे आर बिलीव टू बी द vassals ऑफ या फ्यूडिटरी ऑफ कुषाण। देखिए, इन्हें कुषाण का सामंत माना जाता है। तो श्रीगुप्त के बाद इनके उत्तराधिकारी हुए घटोत्कच। कौन हुए? घटोत्कच। इनका शासनकाल 275 से 319 एडी के आसपास रहा। इन दोनों का इतना महत्व नहीं है। ठीक है, श्रीगुप्त और घटोत्कच का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इनके उत्तराधिकारी हुए चंद्रगुप्त फर्स्ट। कौन हुए? चंद्रगुप्त फर्स्ट। इनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों? क्योंकि इनके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि ली गई। क्या चीज की उपाधि ली गई? महाराजा धीराज। ठीक है, इनके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि ली गई। इनके द्वारा 319/320 एडी में एक नए संवत की शुरुआत की गई। A new era was founded by him या started by him known as गुप्ता एरा। इनके द्वारा 319/20 एडी में एक नए संवत की शुरुआत की गई। इसको क्या कहते हैं? गुप्त संवत। इसको गुप्त संवत कहते हैं। ठीक है, इनके द्वारा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की गई। कुमार देवी। लिच्छवी बहुत प्रतिष्ठित राजवंश था, इसलिए इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इनके द्वारा शादी की गई। ठीक है, और संभवतः इनका शासन बिहार, बंगाल और यूपी के कुछ हिस्सों पर रहा। ठीक है, किनका? चंद्रगुप्त प्रथम का। इनके द्वारा अपने ही शासनकाल के दौरान समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया गया या मनोनीत किया गया, और इनका शासनकाल 335 एडी तक रहा। किनका? चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319-20 से 335 के बीच रहा। अब इनके उत्तराधिकारी बताए क्या? समुद्रगुप्त। लिख लीजिए जी, समुद्रगुप्त के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है। देखिए समुद्रगुप्त जो है इनका शासनकाल 335 से 375/380 एडी के बीच रहा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हम आपको बताएं कि 335/375 335 से 375/380 एडी क्यों रहा। तो इस तरह तो बड़ा कंफ्यूजन है। तो मामला ये है कि इनके बाद एक इनके उत्तराधिकारी हुए, उनका नाम था रामगुप्त। तो जो इतिहासकार ये मानते हैं कि इनके उत्तराधिकारी हुए रामगुप्त, उनके द्वारा इनका शासनकाल माना जाता है 375 तक। ठीक है। और जो इतिहासकार मानते कि नहीं इनके इमीडिएट सक्सेसर हुए, मतलब इनके बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो चंद्रगुप्त सेकेंड हुए, या जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, तो उनका मानना होता है कि इनका शासनकाल 335 से 380 ईस्वी के बीच रहा। बात क्लियर हुआ जी कि इनका शासनकाल 335 से 375 आप माने। ठीक है। एक बुक है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। ये हो सकता है हम लोग स्कूल स्टेज में ये हिंदी में ये ड्रामा पढ़ते थे, नाटक देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है। तो ये वाला जो है ये पुस्तक लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा। ठीक है। तो जब इस बुक की घटना जो है उससे पता चलता है कि इनके उत्तराधिकारी हुए रामगुप्त, तो ज्यादातर लोग मानने लगे कि नहीं इनके उत्तराधिकारी रामगुप्त ही हुए, डायरेक्ट इमीडिएट सक्सेसर चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य नहीं हुए। क्लियर। तो अब समुद्रगुप्त के बारे में आपको बता दें कि इनका इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए कि इनके द्वारा एक भी वार हारा नहीं गया, तो इसलिए इनको कहा था नेपोलियन ऑफ इंडिया। इनको क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहते हैं। किनको, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि इनके द्वारा या इनके सिक्कों में इनको बाघ का शिकार करते हुए दिखाया गया है, बाघ का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसका कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है जो हम आपको आगे बताएंगे कि बाघ का शिकार करते हुए दिखाया का क्या मतलब है। दूसरी विशेषता इनके बारे में क्या है कि इनको अपने सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। He has been depicted as playing बीना in his coins। इनको अपने सिक्कों पर बीना बजाते हुए प्रदर्शित किया गया है। समझे। इनके द्वारा कविराज की उपाधि ली गई। क्या चीज की उपाधि ली गई, कविराज। इनके द्वारा विक्रमांक की भी उपाधि ली गई, विक्रमांक। ठीक है। समझ गए। इनके राज कवि थे, मतलब कोर्ट पोएट थे, हरिसेन। इनके दरबारी कवि का क्या नाम था, हरिसेन। ठीक है। हरिसेन इनके दरबारी कवि थे। इनके द्वारा, हरिसेन के द्वारा इनकी उपलब्धियों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति किस चीज में किया गया है, प्रयाग प्रशस्ति। एक प्रशस्ति क्या होता है कि राजा की प्रशंसा में या किसी की प्रशंसा में जो चीज कहा जाता है उसको कहते हैं प्रशस्ति।
तो ये वही पिलर है जो अशोक के द्वारा इलाहाबाद में जो मतलब गड़वाया गया, और इसी पिलर पर जहांगीर का भी कुछ अभिलेख है या जो भी, ठीक है। तो आपको ये प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखवाया गया? हरिसेन, जो कि ये थे समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट या राजकवि। क्लियर जी? अब इस प्रयाग प्रशस्ति में इनको ढेर सारा टाइटल दिया गया। किनको? समुद्रगुप्त को। क्या क्या जी? व्याघ्र पराक्रमा, व्याघ्र पराक्रमा, अनुकंपरन, ठीक है, धर्म प्राचीर बंधु, इनको क्या क्या बोला गया? व्याघ्र पराक्रमा, पराक्रमा, ठीक है, अनुकंपरन, धर्म प्राचीर बंधु, हो गया? और कुछ समझ गए? तो ये सब इनको टाइटल। अच्छा, इनके द्वारा बहुत सारे शासकों को हराया गया जी। इनके द्वारा 9 जो दक्षिण भारतीय शासक थे उसको हराया गया। गंगा जमुना दोआब के 12 शासकों को हराया गया। 9 कौन शासक? साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के 9 शासकों को हराया गया। इसमें पल्लव वंश का शासक विष्णुगुप्त भी था। इनके द्वारा दक्षिण भारत के 9 शासकों को हराया गया, जिसमें पल्लव वंश के शासक विष्णुगुप्त भी थे। इनके द्वारा गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के 12 शासकों को हराया गया, ठीक है। 18 फॉरेस्ट किंगडम मतलब अटविक शासकों को भी हराया गया। फॉरेस्ट किंगडम, अटविक शासकों को। और उसके अतिरिक्त इनके द्वारा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ के कई शासकों को भी हराया गया। ये सब कभी कभी अच्छे एग्जाम में, जो अच्छा मतलब थोड़ा ऊपर वाले एग्जाम में सब आता है, कितना साउथ इंडिया कितना को हराया, तो ये तो याद रखना पड़ेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 18 अटविक शासकों को भी हराया गया, ठीक है। अटविक मतलब हुआ वही फॉरेस्ट किंगडम, मतलब ट्राइबल किंग जो सब रहे होंगे। बात समझ गए? अब इनके उत्तराधिकारी हुए जी रामगुप्त। कौन हुए? रामगुप्त। इसका शासनकाल 375 से 380 एडी के बीच रहा। अब देखिए, थोड़ा सा हम 2 मिनट आपको एक कहानी, छोटी सी कहानी बताते हैं। रामगुप्त का भाई था चंद्रगुप्त सेकेंड, जिसको हम लोग इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो इनके द्वारा पंजाब पर आक्रमण किया गया था। किनके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा पंजाब पर आक्रमण किया गया था। तो वहां पंजाब के शासक को हराने के बाद उनकी बेटी को, उस समय क्या था ना कि आप जब किसी को हराते हैं
तो राजकुमारी वगैरह को अपने साथ ले जाते हैं। बात समझे? तो वो तो अलग तरह का पीरियड था, उसको आप अभी मॉडर्न पीरियड से उस तरह से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, उसमें रूल्स रेगुलेशन सब अलग था। तो पंजाब नरेश की बेटी का नाम था ध्रुव स्वामिनी। क्या नाम था? ध्रुव स्वामिनी। तो जब चंद्रगुप्त सेकेंड इनको लेकर के अपने साथ आ रहा था वापस पाटलिपुत्र, तो ध्रुव स्वामिनी के द्वारा पूछा गया कि मेरे साथ क्या करोगे? तो चंद्रगुप्त सेकेंड के द्वारा कहा गया कि तुम्हारे साथ जो एक राजकुमारी के साथ होना चाहिए, एक राजकुमारी के साथ जिस तरह का व्यवहार अपेक्षित है उसी तरह का तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाएगा, यानी तुमसे हम शादी करेंगे। ये नहीं हुआ मतलब जी। तो जो भी है, इनको फिर ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त सेकेंड से प्रेम हो गया। फिर किसी दूसरे अभियान पर चंद्रगुप्त सेकेंड निकल गए, और रामगुप्त जो था ये थोड़ा डरपोक टाइप का व्यक्ति था, समझे? तो रामगुप्त को शक शासक था कोई, रुद्रसिम्हा। क्या नाम था? रुद्रसिम्हा के द्वारा खबर भेजा गया कि या तो तुम सरेंडर करो, और नहीं सरेंडर करो उसके साथ साथ तुम्हारी जो पत्नी है उसको मेरे पास भेजो, और जितना तुम्हारा सामंत है, मतलब तुम्हारा जो बड़ा बड़ा अधिकारी है, सबकी पत्नी को मेरे पास भेजो। ठीक है? इस बीच में रामगुप्त जो है ध्रुव स्वामिनी से शादी कर लिया था। आपको बताया अभी कि चंद्रगुप्त द्वितीय कहीं दूसरे युद्ध अभियान में गया हुआ था, इस बीच समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई और रामगुप्त के द्वारा ध्रुव स्वामिनी से शादी कर लिया गया। ध्रुव स्वामिनी चाहती थी शादी करना किससे? चंद्रगुप्त सेकेंड से। तो अब क्या हुआ कि वो इसी तरह परेशान रहती थी, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर उसके साथ शादी की गई। और ये आदमी था रामगुप्त, ये डरपोक टाइप का था। तो उसको किसी शक शासक, जिसका नाम हम आपको बताया रुद्रसिम्हा, इसके द्वारा ये भेजा गया संदेश कि तुम सरेंडर करो और अपने साथ अपनी पत्नी को भेजो, और अपने सारे सामंत की और उसकी पत्नी को भी भेजो। तो ये एक बैठक बुलाया कि लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं, लड़ाई करने से इतने लोग मारे जाएंगे, तो बेहतर है कि भेज देते। बस समझे जी? तो ये कहानी थोड़ा और लंबा है बहुत, तो आपको हम अभी छोटा करके इसको बता दें कि बाद में क्या हुआ कि जब चंद्रगुप्त सेकेंड आया वापस, तो उसको ये सब पता चला। तो चंद्रगुप्त सेकेंड किसी तरीके से शक शासक को मार दिया, और इसको भी मार दिया। ठीक है? और ध्रुव स्वामिनी से शादी कर ली। तो ये शॉर्ट में यही हुआ कि हाँ, हैप्पी एंडिंग। ठीक है? तो समझ गए जी? तो ध्रुव स्वामिनी की शादी हो गई फिर चंद्रगुप्त सेकेंड के साथ, और रामगुप्त मारा गया। चंद्रगुप्त सेकेंड 380 ईस्वी में गद्दी पर संभवतः बैठा। ठीक है? इनका शासनकाल 412 ईस्वी तक संभवतः रहा। कितना तक रहा? 412 ईस्वी तक। देखिए अब क्या है ना कि इनको माना आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। ठीक है? इनके दरबार में 9 रत्न थे, ऐसा माना आता है कि इनकी राजधानी थी उज्जैन। और इनके दरबार में 9 रत्न थे। अब ये 9 रत्न का नाम जानना उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन आपका कुछ नाम आपको बताते हैं। कौन कौन थे जी? बेताल भट्ट। कुछ नाम आप लिख लीजिए। बेताल भट्ट, बरुरुचि,
घटक पर उसके बाद छपनक, उसके बाद शंकु, ठीक है, धनवंतरी, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है जी। लिखे बैताल भट्ट, बरुरुचि, घटक पर, छपनक, शंकु, धनवंतरी, अमर सिंह। इनके द्वारा अमर कोश नामक पुस्तक लिखी गई है। अमर कोश नामक पुस्तक लिखी गई है। उसका संभवतः वराहमिहिर भी इनके दरबार में नवरत्न में से थे, ठीक है जी। तो ये सब इनके नवरत्न के नाम बताए आपको। अब क्या है ना कि इनके जो कोर्ट पोएट थे, मतलब दरबारी कवि, उनका नाम था वीरसेन सभा, वीरसेन सभा या वासवसेन सभा। ठीक है। और इनके सेनापति का नाम था अमर खद्दव, अमर खद्दव, ये इनके सेनापति हुए। ये हुए दरबारी कवि, ये इनके सेनापति, ठीक है। तो मिटाएं, नहीं मिटाएं क्या? और लोग लिख रहा है कि अमर सिंह अमर कोश नामक किताब लिखी। कुछ कॉमन सेंस लगाने का है, नहीं? अमर सिंह अमर कोश का लिखे, बता दें, बताएंगे। तो क्या बताएं? हाँ, तो सुनिए जी। अब क्या है ना कि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, समझे, तो चूंकि इनके द्वारा शक शासक रुद्र सिम्हा को हराया गया और हत्या भी की गई, भी बताए ना, और फिर ध्रुव सामने शादी की गई, फिर रामगुप्त को भी मारा गया वगैरह वगैरह, ये तो बता दी ना। तो इसलिए इनके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि ली गई। क्या चीज की उपाधि ली गई? विक्रमादित्य। आपको पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि भारत में कुल 14 विक्रमादित्य हुए। आपको पढ़ाए होंगे कि 58 बीसी में शुरू हुआ था विक्रम संवत, नहीं बताए थे? और पहले व्यक्ति कोई थे जिसके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि ली गई थी, इसलिए कि उसके द्वारा किसी शक शासक को हराया गया था, नहीं जी। तो उसके बाद जितने भी लोग भारत के शासक जिसके द्वारा किसी विदेशी शासक को हराया गया, तो उसके द्वारा क्या उपाधि ली गई? विक्रमादित्य की उपाधि ली, ठीक है। तो इनके द्वारा चूंकि शक शासक को हराया गया, इसलिए विक्रमादित्य की उपाधि लिए। सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज कहा गया है। क्या कहा गया? देवराज। और वकाटक अभिलेख में इनको कहा गया देवगुप्त। वकाटक अभिलेख में, ये सांची अभिलेख में क्या चीज? देवराज। और वकाटक अभिलेख में देवगुप्त, नहीं जी। महरौली से एक आयरन पिलर मिला है। आप गए होंगे कभी दिल्ली, तो आप शायद देखे होंगे जी। तो एक आयरन पिलर है वहां, लौह स्तंभ, उसमें इनको चंद्रा या धाव कहा गया है। किनको?
चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो ये इनका अलग अलग नाम है जी, ठीक है। तो इनको अपने सिक्कों पर सिंह का शिकार करते हुए प्रदर्शित किया गया। किनको? चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है। अब देखिए, अभी हम आपको बताए थे कि समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर बाघ का शिकार करते हुए दिखाया गया था, नहीं, और चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने सिक्कों पर सिंह का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इससे हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि समुद्रगुप्त का शासन उस क्षेत्र में था जहां पर बाघ पाए जाते थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन उस क्षेत्र तक था जहां पर सिंह पाए जाते होंगे, सिंह पाए जाते थे, और अभी भी उसी एरिया में सिंह पाया जाता है भारत में, गुजरात वाला एरिया, नहीं जी, आपको पता होगा गिर फॉरेस्ट। तो इसका ये महत्व है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को हिस्ट्री में जो कुछ पढ़ना होता है उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है, इसी कारण से परीक्षा में पूछा आता है, कुछ भी नहीं पूछा आता है। जैसे क्या होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे जमाना है सिंपल चीज, कौन किसको कितना बेवकूफ बना रहा है, समझे। तो मान लिया आपको हम बताएं कि जैन के 24वें तीर्थंकर ये हुए, जब 22वें तीर्थंकर ये हुए, और 23वें तीर्थंकर ये हुए। अब पहले तीर्थंकर को तो याद रखना आवश्यक है। अब कहीं से कोई आदमी आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आपका टाइम पास करवा रहे हैं, टाइम वेस्ट। उसका कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं है क्योंकि वो हिस्टोरिकल फिगर था कि नहीं था, इसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, बात समझ गए ना। तो जब वो हिस्टोरिकल फिगर था ही नहीं, तो हम लोग हिस्ट्री में कहानी खिस्सा नहीं पढ़ते। अगर कहानी खिस्सा पढ़ना रहता तो पुराण हम लोग उठा के पढ़ लिए होते, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री हो जाता, क्योंकि सारे पुराण में कहानी खिस्सा ही है, हिस्टोरिकल कहानी लिखा गया है, हिस्टोरिकल ही। अब उसको अलग तरह से लिख दिया जाए एग्जैजरेट करके, तो हम लोग उसको हिस्टोरिकल उसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं रह गया है, क्योंकि वो कहानी ढंग से लिख दिया है, बात समझ गए। तो खैर, आपको क्या बता रहे थे अभी, तो आपको हम बता रहे थे कि चंद्रगुप्त सेकेंड जो है वो शेर का शिकार करते थे जी, नहीं नहीं, शेर का शिकार करते हुए उनका सिक्का है। अब क्या है ना कि इनके बारे में एक और चीज जानना जरूरी है कि इनके द्वारा अपनी बेटी, पहले तो इनके द्वारा बकाटक शासक को हराया गया जी। बकाटक शासक, ये पश्चिम भारत में इनका शासन था, उनको हराया गया इनके द्वारा, और इसके साथ अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी की गई। प्रभावती गुप्त की शादी की गई, समझे क्या बताए कि इनके द्वारा बकाटक नरेश को हराया गया और अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी की गई बकाटक नरेश से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका निधन हो गया। तो बाद में बकाटक राज्य गुप्त साम्राज्य में शामिल हो गया, बात समझ में आई। तो इसी कारण से इनके साम्राज्य में वो वाला क्षेत्र आ गया, कौन वाला, सिंह वाला, लायन वाला क्षेत्र, बात समझ गए। इनके शासन काल में 399 एडी में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया, जो 414 ईस्वी तक भारत में रहा, समझे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि इनके शासन काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया, और कब तक रहा, 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इनकी मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, इनका शासन काल संभवतः 412 से 455 ईस्वी के बीच रहा। इनके द्वारा ढेर सारा उपाधि लिया गया। इनके द्वारा चूंकि अश्वमेध यज्ञ किया गया इसलिए इनके द्वारा उपाधि ली गई, अश्वमेध महेंद्र
महेंद्रादित्य, अश्वमेध महेंद्र, महेंद्रादित्य, हाँ जी। कुछ सोर्सेज में इनको शुक्रादित्य भी कहा गया। क्या चीज कहा गया? इन्हीं के शासन काल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। किनके शासन काल के दौरान? कुमारगुप्त के शासन काल के दौरान ही क्या चीज की स्थापना की गई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो महायान संप्रदाय का केंद्र था। बात समझ में आई थी? तो इसको याद रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके शासन काल के दौरान हूनों के आक्रमण का खतरा बना रहा। हून ये लोग बाहर से आए थे, इन्वेडर थे, आक्रमणकारी। तो हूनों के आक्रमण का खतरा हमेशा बना रहा। किनके शासन काल के दौरान? कुमारगुप्त के शासन काल के दौरान हूनों के आक्रमण का खतरा बना रहा। बेटा दें। अब इनके उत्तराधिकारी हुए स्कंदगुप्त। इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? स्कंदगुप्त। ठीक है। इनका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी के बीच रहा। इनके द्वारा किसी हून शासक को हराया गया। ठीक है जी। तो इतना ही इनके बारे में जानकारी है। इनके द्वारा किसी हून शासक को हराया गया। किनके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा किसी हून शासक को हराया गया। ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे करके गुप्त वंश का पतन होने लगा। और इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? ये अलग अलग बुक में, अलग अलग सोर्स में अलग अलग नाम है। हम आपको बता रहे हैं बुद्धगुप्त कि इस वंश के अंतिम शासक कौन हुए जी? बुद्धगुप्त। इसको याद रखिएगा। तो गुप्त जो है शासक का हम लोग, गुप्त वंश का हम लोग अभी पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़े। ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसका एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारा चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री का ये वाला पोर्शन। क्योंकि जो हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ते होंगे उनको एक क्वेश्चन आता है जी, गोल्डन एज था गुप्त काल एक स्वर्ण युग था। तो आखिर गोल्डन एज क्यों माना गया, क्या उसके बारे में क्या कंट्रोवर्सी वगैरह है, कुछ उसके बारे में आपको संक्षेप में आपको बताएंगे। ये सब अगले क्लास में बताएंगे। गुप्त काल में कुछ कुछ इसको कहते हैं कल्चरल इफ्लोरेसेंस का पीरियड, और बहुत तरह का एक कुछ कुछ कारण है उसका। तो हम लोग अगले क्लास में सब पढ़ेंगे। चलिए, जय हिंद।